कांग्रेस की सरकार रही है अथवा मिलीजुली कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति की सरकार थोड़े समय के लिए बीच में बनी थी। महाराष्ट्र ये वीर भूमि है। छत्रपति महाराज जी शिवाजी इसी मराठा धरती पर मराठी मां के कोख से पैदा हुए थे और हिंदू पद पादशाही की स्थापना यदि किसी ने की थी तो इसी मराठा धरती से पैदा हुए छत्रपति महाराज शिवाजी ने की थी। यह जहां छत्रपति महाराज शिवाजी की धरती है, वहीं पर समर्थ गुरु रामदास की यह धरती है, संत तुकाराम की धरती है, संत नामदेव की धरती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धरती है। और साथ ही जिनका हाल में ही स्वर्गवास हुआ है, ऐसे हमारे पूज्य बाला साहब ठाकरे की भी यह धरती है। मैं बाला साहब ठाकरे का नाम यदि लेता हूं तो कुछ लोगों को आश्चर्य होता है। लोग यह समझते हैं कि भाजपा शिवसेना युति टूट चुकी है। तब यह राजनाथ सिंह बाला साहब ठाकरे का नाम क्यों ले रहे हैं? बहनों भाइयों, बाला साहब ठाकरे के प्रति हमारे मन में सम्मान श्रद्धा पहले भी थी और आज भी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के प्रति हमारे मन में सम्मान और श्रद्धा है। क्योंकि मैं जानता हूं महाराष्ट्र की राजनीति को एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने किया था। इसलिए मैं उनकी याद कर रहा हूं। आज शायद यदि वह होते बाला साहब ठाकरे तो यह भाजपा और शिवसेना युति टूट नहीं पाती। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं। लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस और एनसीपी की सरकार रहने के बावजूद क्या किया है इस सरकार ने महाराष्ट्र की जनता के लिए? मैं जानता हूं महाराष्ट्र में सर्वाधिक जनता खेतीबाड़ी का काम करने वाली है। यहां ज्यादातर शेतकरी समाज के लोग हैं। इस हकीकत को भी मैं जानता हूं कि यदि शेतकरी समाज की माली हालत, उनकी आर्थिक हालत सुधार दी जाए, उनकी जेब में पैसा हो जाए, तो उसी दिन महाराष्ट्र की सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र की तरह ही सारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जनसंख्या यदि किसी की है तो वह किसानों की है, जिसे मराठी में शेतकरी कहते हैं। सबसे बड़ी जनसंख्या इस शेतकरी समाज की है। शेतकरी समाज की जेब में यदि पैसा हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उद्योगपति का उद्योग चलने लगेगा, व्यापारी का व्यापार चलने लगेगा, दुकानदार की दुकानदारी चलने लगेगी, डॉक्टर की डॉक्टरी चलने लगेगी। सारा हिंदुस्तान अपने आप चलने लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालत यदि इस समय है तो शेतकरी समाज की है। आज यदि मैं आपके बीच आया हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी एक शेतकरी बाप का ही मैं बेटा हूं। और बहनों भाइयों, आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, नरेंद्र भाई मोदी आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, वह भी गरीब मां की कोख से पैदा हुए हैं, किसी उद्योगपति परिवार में पैदा नहीं हुए हैं। हम लोगों ने फैसला किया है कि शेतकरी समाज की माली हालत को सुधारने के लिए कुछ ही दिनों में हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि यह शेतकरी अपने खेतों में फसल पैदा करने के लिए जो पूंजी लगाता है, उस पूंजी पर कम से कम 50% का मुनाफा हो। हम ऐसे हालात यहां पर महाराष्ट्र और इसे हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं। तभी जाकर शेतकरी समाज की आर्थिक हालत सुधारी जा सकती है। क्या यह सच नहीं है कि बहनों भाइयों, आज शेतकरी परिवार का कोई बेटा खेती नहीं करना चाहता है। वह किसी ऑफिस में जाकर चपरासी बनना पसंद करेगा, क्लर्क बनना पसंद करेगा, लेकिन वह खेती करना नहीं चाहता। इस काम को वह छोटा मानता है। जबकि हकीकत यह है कि अपने जिस्म का पसीना बहाकर जो फसल, जो अन्न यह शेतकरी समाज पैदा करता है, उससे वह केवल भारतवासियों का ही पेट भरने का काम नहीं करता है, बल्कि दुनिया के कई देशों में रहने वाले लोगों का पेट भरने का काम करता है। लेकिन आजादी हासिल होने के बाद इस शेतकरी समाज के पसीने को
जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, हुकूमत करने वालों ने शेतकरी समाज के पसीने को वह प्रतिष्ठा नहीं दी। क्योंकि पैसा पैदा होता है तो पसीने से पैदा होता है, पैसे से पसीना पैदा नहीं होता है। पैदा करने वाले की इज्जत की जानी चाहिए, न कि पैदा होने वाले की इज्जत करनी चाहिए। तो सचमुच हिंदुस्तान में प्रतिष्ठा यदि दी जानी चाहिए तो पसीना बहाने वालों को प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए, लेकिन अब तक हुक्मरानों ने आपके पसीने को वह प्रतिष्ठा नहीं दी। लेकिन हमारी सरकार का यह फैसला है कि बहनों भाइयों, आपके पसीने को यदि कोई प्रतिष्ठा दे सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आपके पसीने को प्रतिष्ठा दे सकती है, और कोई दूसरा आपके पसीने को प्रतिष्ठा नहीं दे सकता। हम लोगों ने फैसला किया, कृषि पर आधारित छोटे छोटे उद्योग हम हर न्याय पंचायत में खोलेंगे, ताकि हमारा शेतकरी का बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद यदि वह रोजी रोटी चाहता है तो न्याय पंचायत स्तर पर खुले कृषि आधारित एग्रो बेस्ड जो हमारे उद्योग हैं, उन उद्योगों में उन्हें एक रोजगार का अवसर मिल सके, यह मुकम्मल व्यवस्था सारे हिंदुस्तान में करने का हम लोगों ने फैसला किया है। और बहनों भाइयों, इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और दूसरी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें, इन दोनों में अंतर क्या है? मैं नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो राजनीतिक विश्लेषण करती हैं समय समय पर, भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों की सरकारों के कामकाज की तुलना करती हैं। उन्होंने भारत में सभी पार्टियों की सरकारों की कामकाज की तुलना करने के बाद, समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस हिंदुस्तान में सबसे बेहतर हुकूमत चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। यह सारी सर्वेक्षण एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा। आपको मैं दूर नहीं ले जाना चाहता, आपका पड़ोसी राज्य है गुजरात है। वैसे तो हमारी सरकार गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, गोवा में है, लेकिन दूर नहीं ले जाना चाहता। आपका पड़ोसी राज्य गुजरात है। और बहनों भाइयों, गुजरात में जिस तरीके का विकास हुआ है, जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, उसकी चर्चा केवल भारत के अंदर ही नहीं होती है, बल्कि उसकी चर्चा अब दुनिया के कोने कोने में हुई है। यही कारण है कि केवल हिंदुस्तान की जनता ने ही नरेंद्र भाई मोदी को प्यार नहीं दिया है, बल्कि सारी दुनिया की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को प्यार दिया है। यही कारण है। विकास यदि कोई कर सकता है तो केवल भाजपा की सरकार ही विकास कर सकती है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। आप देखिए, पिछले 10 वर्षों में और महाराष्ट्र में 15 वर्षों से लगातार कांग्रेस और एनसीपी की सरकार रही है। क्या यह सच नहीं है? जब जब कांग्रेस की हुकूमत आती है, महंगाई तेजी के साथ बढ़ने लगती है, लेकिन इसके पहले 6 वर्षों तक, 10 साल के पहले 6 वर्षों तक हम लोगों ने भी हिंदुस्तान में सरकार चलाई है। और बहनों भाइयों, लगातार 6 वर्षों तक, 10 साल पहले महंगाई को 6 वर्षों तक लगातार पूरी तरह से रोके रखने में यदि किसी भारत माता के लाल ने सफलता प्राप्त की तो भारत माता के लाल का नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में कामयाबी हासिल की है। आप ये सवाल हमसे पूछेंगे कि अटल जी ने तो महंगाई 6 वर्षों तक नहीं बढ़ने दी, लेकिन अब आपकी सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार केंद्र में आई है, तो अब आपने क्या किया है? मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि हमने 4 महीने के अंदर महंगाई को 10 साल वाले हालात में लाकर खड़ा कर दिया है, यह दावा नहीं करना चाहता। लेकिन इतनी बात बहनों भाइयों मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 4 महीने के अंदर जो महंगाई लगातार 10 सालों से बढ़ रही थी, उस महंगाई को रोकने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है, यह बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। महंगाई को आगे हम लोगों ने बढ़ने नहीं दिया। आपने देखा होगा कांग्रेस और एनसीपी के शासनकाल में
बराबर हर महीने कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती थी, डीजल की कीमत बढ़ जाती थी, कभी कभी तो महीने में 2-2, 3-3 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाया करती थी। लेकिन 4 महीने के अंदर यह करिश्मा देखा होगा आपने, 4 महीने के अंदर 3 बार पेट्रोल की कीमत कम हुई है बहनों भाइयों। पहली बार ऐसा हुआ है 3 बार पेट्रोल की कीमत कम हुई है। और आज मैं आपको यह संकेत देकर जा रहा हूं, कुछ ही दिन और प्रतीक्षा करिएगा, पेट्रोल की कीमत और साथ ही साथ डीजल की कीमत भी कम ऐसे ही होती चली जाएगी, आगे भी होती चली जाएगी। महंगाई को हम लोग किसी भी सूरत में बढ़ने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कितने भी प्रभावी कदम हमको क्यों न उठाने पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं महंगाई का सीधा खामियाजा यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो हमारे गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है, हमारे शेतकरी लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए महंगाई को हम किसी भी सूरत में बढ़ने नहीं देंगे। और सब तो सब, सबसे बड़ा काम सरकार बनते ही जो हम लोगों ने किया है, क्या कभी आपने सुना था किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोस के सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हों? भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब नरेंद्र भाई मोदी जिस दिन शपथ ले रहे थे, ओथ ले रहे थे प्रधानमंत्री पद की, तो भारत की राजधानी दिल्ली में बहनों भाइयों सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। उसी दिन सारी दुनिया में भारत की साख, भारत का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ गया था। पहली बार ऐसा हुआ, इसके पहले भारत के अंदर यह देखने को कभी नहीं मिला। भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में तेजी के साथ गिरी थी कांग्रेस और एनसीपी के शासनकाल में। मैं पिछले साल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए एक बार अमेरिका गया था। वैसे मैं शेतकरी का बेटा हूं, बहुत जल्दी विदेश वगैरह जाता नहीं हूं और हमारी जाने की बहुत इच्छा करती है। कई लोगों का निमंत्रण था, वहां के सीनेट और कांग्रेस का भी निमंत्रण था, इसलिए मैंने फैसला किया कि ठीक है मुझे जाना चाहिए। मैं गया, लोगों ने लंच भी दिया, डिनर भी दिया, सारे जैसे यहां खासदार आपके होते हैं वैसे ही सीनेट और कांग्रेस के वहां खासदार होते हैं। लोगों से बातचीत हुई, वहां के दिग्गज नेताओं से बातचीत हुई। जब मैं वहां से चलने वाला था उसके एक दिन पहले वहां के कुछ नेताओं ने और कुछ प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा, क्या पार्टी के अध्यक्ष हैं और आप नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? उस समय तक वो घोषित नहीं हुए थे। गोवा में मैंने इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन केवल घोषित किया था, प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। लेकिन लोग संकेत समझते थे कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहता हूं। तो वहां लोगों ने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी को अमेरिका में प्रवेश करने से अमेरिका ने रोक लगा दी है, वीजा जारी करने से मना कर दिया है। तो आपने अमेरिका से नरेंद्र भाई मोदी को अमेरिका आने के लिए वीजा नहीं मांगा। तो मैंने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी ने कभी भी अमेरिका से आने के लिए अमेरिका सरकार से कभी वीजा नहीं मांगा है, उन्होंने कभी इच्छा भी नहीं व्यक्त की है। लेकिन धीरे से मैंने उनके कान में कह दिया, सुन लेना, 8-10 महीने के अंदर ही हिंदुस्तान की जनता ऐसे हालात पैदा कर देगी कि अब पूरा का पूरा अमेरिका रेड कारपेट बिछाकर हमारे नरेंद्र भाई मोदी की आगवानी करेगा। और आपने देखा होगा कि इस बार जो उनकी अमेरिका यात्रा थी, तो अमेरिका ने किस गर्मजोशी के साथ नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत किया है। बहनों भाई, गरीब परिवार की मां की कोख से पैदा हुआ हमारा प्रधानमंत्री बनने के साथ ही साथ कई प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, शायद आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों का अकाउंट बैंक में इधर खुला होगा। खुला है कुछ लोगों का अकाउंट बैंक में कि नहीं? हाथ उठाए, बहुत बड़ी संख्या में खुला है, बहुत अच्छा। बहनों भाइयों, हम लोगों का फैसला है 3 साल के अंदर हम इसे हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि भले ही कोई झोपड़ी में क्यों न रहता हो,
एक व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिसका कि बैंक में अकाउंट न खुल जाए, ऐसा एक आदमी भी शेष नहीं बचेगा। एक हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि साहब यह बैंक में अकाउंट खुल जाने से क्या सबका पेट भरने लगेगा? क्या सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा? मैंने कहा पूरी समस्या का समाधान तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहनों भाइयों, जिस दिन आपका बैंक में अकाउंट खुला है उसी दिन आपका 1 लाख रुपए का जीवन बीमा पक्का हो गया है। उसी दिन 1 लाख रुपए का जीवन बीमा पक्का हो गया। उसी दिन 6 महीने के बाद आप बैंक में जाएंगे तो 5,000 रुपया वहां से निकाल सकते हैं। 6 महीने के बाद सीधे 5,000 रुपया वहां से आप निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके खाद पर जो सब्सिडी मिलती है, अनुदान जिसे बोलते हैं, आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, आपके बच्चों को जो स्कॉलरशिप जिसे छात्रवृत्ति बोलते हैं, जो मिलती है, अब बिचौलियों के माध्यम से आपके घर नहीं पहुंचेगी, आधा अधूरा नहीं पहुंचेगी, बल्कि वह सरकार के खाते से निकलेगी, सरकार के बैंक अकाउंट से, दिल्ली से निकलेगी और वहां से निकलकर सीधे आपके गांव, आपके शहर के आपके बैंक के अकाउंट में वो पहुंच जाएगी, बिचौलियों के माध्यम से आपके पास नहीं पहुंचेगी। तो मैं कांग्रेस और एनसीपी के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या यह योजना गरीबों के लिए नहीं है? क्या यह योजना गरीबों के लिए कल्याणकारी नहीं है? लेकिन बहनों भाइयों, उन्हें तो केवल आलोचना करना है। आलोचना करने के अतिरिक्त वह कुछ जानते ही नहीं है, उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। एक तो सरकार रहते जीवन में कभी उन्होंने काम नहीं किया, और आपने देखा होगा पहली बार भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में हुआ है कि बहनों भाइयों, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति सफाई अभियान में, स्वच्छता अभियान में अपने हाथों से झाड़ू लगाते हुए इस हिंदुस्तान की सड़कों पर दिखाई दी है। वो अभी वाल्मीकि बस्ती में जाकर अपने हाथों से झाड़ू लगाने का काम किया है। क्या कभी हिंदुस्तान में आपने कल्पना किया था कि कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने हाथों में झाड़ू लेकर वाल्मीकि बस्ती में जाकर वह सफाई करेगा? कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हर काम का एक अपना महत्व होता है। इसका एहसास कराने के लिए स्वच्छता अभियान सारे हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री ने चलाने का काम किया है। बहनों भाई, बातें बहुत सारी हैं, बहुत विस्तार में जाकर इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको यही यकीन दिलाता हूं कि अपनी सरकार के रहते हुए जहां पर हम इसे हिंदुस्तान की माली हालत को, आर्थिक हालत को सुधारेंगे और भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, वहीं पर देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान पर भी कभी चोट नहीं आने देंगे, यह आपको भरोसा दिलाता हूं। हां, यह सच है कि हमारा पड़ोसी देश यह पाकिस्तान है। इस समय पाकिस्तान कुछ हरकतें कर रहा है। जो सीमा समझौता हुआ था, सीज फायर जो हुआ था, उसका पाकिस्तान इस समय बेधड़क उल्लंघन कर रहा है। बार बार हम लोगों ने समझाने की कोशिश की पाकिस्तान को कि ऐसी हरकत मत करो, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन इस सभा के माध्यम से समस्त हिंदुस्तान भाइयों को विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारे सेना के और हमारे बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपको मैं भरोसा दिलाकर मैं जाना चाहता हूं। भारत का मस्तक हम किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं झुकने देंगे। कल महाराष्ट्र में कुछ नेताओं ने यह कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें देखना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर क्या हो रहा है। वह आकर हरियाणा और महाराष्ट्र की सभाओं में भाषण कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री से वह जवाब चाहते थे। मैं उन सारे प्रतिपक्ष के नेताओं को बताना चाहता हूं, जो कुछ भी इस समय भारत पाकिस्तान की सीमा पर हो रहा है,
उसका जवाब देने की हमारे प्रधानमंत्री की कोई जरूरत नहीं है। उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेना के जवान कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में इसका खुलासा आपको हो जाएगा। बहनों भाइयों, हम लोगों ने नहले पर दहला चलाया है और हमारे सारे सेना और बीएसएफ के जवानों का हौसला बुलंद है। इसीलिए मैंने कहा किसी भी सूरत में हम आपके मस्तक को झुकने नहीं देंगे। भारत का मान सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए आज के दिन मैं आपसे कहने आया हूं, यदि आप महाराष्ट्र का विकास चाहते हो, आप भारत के स्वाभिमान की आप रक्षा चाहते हैं, तो बहनों भाइयों, आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय दिलाइए। सुभाष जी देशमुख ये पहले सांसद भी रह चुके हैं, इनके कामकाज को भी आपने देखा। मैं इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी भले ही इनका कोई विरोधी भी क्यों न हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे सुभाष देशमुख के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कहता। इसलिए मैं सुभाष देशमुख के लिए वोट मांगने आया और इसलिए भी आपसे वोट मांगने आया कि बहनों भाइयों, बहुत आपने जमकर वोट दिया है। हम लोगों की भाषा में कहते हैं छप्पर फाड़ कर आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में वोट दिया है और हमारे शरद वानखेड़े जी को भी सांसद बनाकर आपने भेजा है। महाराष्ट्र से भी आपने बड़ी संख्या में भाजपा के लोगों को चुनकर भारत की संसद में भेजा है और पहली बार भारत के इतिहास में स्पष्ट बहुमत के आधार पर भाजपा की सरकार बनी है और भाजपा के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार। इसके पहले कभी भी किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। पहली बार यह स्पष्ट बहुमत मिला है। तो आप लोगों ने केंद्र में भाजपा की सरकार बनाकर हम लोगों की सरकार बना दी है। तो मैं ये कहता हूं, केंद्र में सरकार बनाकर आप लोगों ने कुर्ता तो हम लोगों को पहना दिया है। पिछली बार भी मैं आया था महाराष्ट्र में तो मैंने यही कहा, कुर्ता तो आप लोगों ने पहना दिया है, लेकिन बहनों भाइयों, किसी को केवल कुर्ता पहनाकर और नीचे कुछ न पहना हो सड़क पर खड़ा कर दो तो कैसा दिखेगा? ठीक दिखेगा? आपको पसंद है? तो इसीलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि केंद्र में सरकार बनाकर आप लोगों ने हम लोगों को कुर्ता तो पहना दिया है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार बनाकर, बहुमत के आधार पर सरकार बनाकर बहनों भाइयों, हम लोगों को पायजामा भी पहना दीजिए। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच यहां पर आए। और इस सोलापुर की क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी जो मुझे जानकारी दी गई है, यहां पर सीमा नदी है और भीमा नदी है। यह सारी ये दोनों नदियां पूरी तरह से सूखी रहती हैं, यह मुझे बतलाया गया है। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय यह कहीं पर न कोई सूखा आए, न कहीं पर कोई बाढ़ का संकट पैदा हो। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फैसला किया था कि हिंदुस्तान की सारी नदियों को हम एक दूसरे से जोड़ दें। और बहनों भाइयों, जिस दिन हिंदुस्तान की सारी नदियां एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो हर चाहे कोई भी वैज्ञानिक भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, उस दिन हिंदुस्तान की कोई भी नदी सूखी नहीं रह जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी यह फैसला किया है, नरेंद्र भाई मोदी ने भी, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नदियों को जोड़ने का जो स्वप्न था, उस स्वप्न को हम साकार करेंगे और हिंदुस्तान की सारी नदियों को हम एक दूसरे से जोड़ेंगे ताकि हिंदुस्तान की कोई भी नदी सूखी न रहे। मैं समझता हूं कि सीमा नदी और भीमा नदी की भी जो है समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा और फिर यहां के शेतकरी समाज को खेतों की सिंचाई के लिए न तो पानी के संकट से जूझना पड़ेगा और न तो यहां पर किसी प्रकार का पीने का पानी का संकट भी रह जाएगा। क्षेत्र की समस्याओं से हम लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। अभी हमारे शरद वानखेड़े जी
आपके खासदार और जिन्हें आप अपना आमदार बनाने जा रहे हैं। बना दिया है कि नहीं आमदार? बना दिया है? जो हाथ उठाइए देखें कितने लोगों ने बना दिया। सब लोगों ने बना दिया। इन दोनों लोगों ने चर्चा किया कि इस गांव की आबादी लगभग 25,000 से ज्यादा की है। इसे सब डिवीजन, तालुका, तहसील हम लोगों की तरफ बोलते हैं, तालुका केंद्र को, इसे बना दिया जाए। तो मैं शरद जी को भी कहूंगा और यहां सुभाष जी बैठे हैं, इनको भी कहूंगा, सरकार महाराष्ट्र में बन जाने के बाद और भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद आप एक बार मुख्यमंत्री से मिलकर आप लोग यह अनुरोध करिएगा। और मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी यदि बहुत मजबूरी जाहिर करें, यदि कोई ऐसी उनके पास कठिनाई हो तो मुझे भी बतला दीजिएगा, ताकि मैं स्वयं मुख्यमंत्री को कहूं कि इस गांव को तालुका घोषित करो। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। अब इससे ज्यादा तो कुछ बोलने की कोई जरूरत है नहीं। आप लोगों ने पूरी बात समझ ली है कि नहीं समझी है? तो कुछ लोग रह गए होंगे, थोड़े, लेकिन बहनों भाइयों, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। तो मैं मानकर यह जाऊं कि अब हमारे सुभाष देशमुख यहां से चुनाव जीत जाएंगे, तो एक बार जोर से सारे लोग ताली बजा दीजिए, तो मैं मान लूं कि सुभाष देशमुख जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रदेश के जो फौजी जवान हैं, जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, उन पर गर्व है।